हेलो सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन। जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में, जहां पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में। और ह्यूमन न्यूट्रिशन पार्ट 1 में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज हम लोग जो पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग फैट्स और प्रोटीन को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम फैट्स और प्रोटीन्स को देखते हैं। तो जैसा कि आज की जो तारीख, ये जो पार्ट 2 है, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं फैट्स के बारे में। तो अब पिछले क्लास में जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने ये भी देखा कि वो कितना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में से एक है। तो उसी श्रृंखला में अब जो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है दैट इज़ फैट, जिसको कि हम लोग हिंदी में वसा के नाम से भी जानते हैं, वसा। ठीक है, तो आखिर सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर ये वसा किसे कहते हैं, फैट्स किसे कहते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, फैट्स बेसिकली क्या है? फैट्स बेसिकली क्या है ना, ये ईस्टर है। ठीक है, इसको हम लोग ईस्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसे ईस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ईस्टर वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहा जाता है। ईस्टर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके अल्कोहल यानी OH प्लस किसी एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, अब यदि फैट्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो फैट्स भी एक तरह का ईस्टर ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ग्लाइसेरोल एंड फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जब आप इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, ग्लाइसेरोल को जब आप तोड़ेंगे तो आपको इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी मिलेगा, और फैटी एसिड को जब आप तोड़ेंगे तो इसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप मिलेगा। तो ये चीज़ इसको सेटिस्फाई करता है कि ईस्टर इसे कहते हैं। तो दैट्स वाई फैट्स इज ऑल्सो कॉल्ड द ईस्टर, एंड फैट्स इज बेसिकली द ईस्टर ऑफ ग्लाइसेरोल एंड फैटी एसिड। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बात। और जो फैट जो होता है, ये बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड का मिलकर बना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि ग्लाइसेरोल का फार्मूला को देखना चाहें, ग्लाइसेरोल का जो फार्मूला होता है, ग्लाइसेरोल का जो फार्मूला होता है दैट इज़ C3H8O। ठीक है, ग्लाइसेरोल का ये फार्मूला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं C है, H है, O है। और फैटी एसिड को भी आप जब तोड़िएगा तो उसमें भी आपको यही तीनों कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से भी आपके एक सवाल बनते हैं कि विच कंपाउंड्स मेक द फैट, दैट इज CHO। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, फैट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं कि फैट्स का क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज़ होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैट्स। फैट्स का जो पहला प्रॉपर्टी ये है कि फैट्स का जो जनरल फार्मूला जो होता है, ठीक है, जनरल फार्मूला दैट इज C57H10O6 होता है। ठीक है, दूसरा जो फैट जो होता है, यदि इसको आप स्मेल, इसका सुगंध की बात करें हम लोग, तो दैट इज फ्रूटी स्मेल, मतलब ये फलनुमा सुगंध ही देता है हमें। थर्ड वन दैट वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी, तो जो फैट जो होता है आपको सर्वाधिक जो मिलता है किसी, मतलब यदि इसके सोर्सेस की हम लोग बात करें, ठीक है, जो वसा का जो सोर्स जो होता है, जैसे कि आपका घी हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, पनीर हो गया, किसी भी प्रकार का ऑयल हो गया, तेल जिसे कहते हैं, तो इसमें जो सर्वाधिक जो हमें जो वसा जो प्राप्त होता है दैट इज़ फ्रॉम घी, मैक्सिमम फैट। चौथा प्रॉपर्टी ये कहता है फैट्स का कि जो फैट्स जो होते हैं, ठीक है,
इसका जो नेचर जो होता है, इसकी प्रकृति जो होती है, ये अम्लीय होती है, एसिडिक। पांचवें प्रॉपर्टी की यदि हम लोग बात करें फैट के बारे में, तो फैट जो होता है बेसिकली ये मोस्ट कैलोरीजेनिक न्यूट्रिएंट है। मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट अभी तक हमने पढ़े हैं या फिर आगे भी जब हम पढ़ेंगे, तो उन सभी न्यूट्रिएंट्स में से सबसे ज़्यादा जो हमें जो एनर्जी जो प्रोवाइड करने का काम करता है, तो यही वो फैट ही होता है। ठीक है, मोस्ट कैलोरीजेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि यदि ऐसी बात है तो ये कितना एनर्जी प्रोवाइड करता होगा। ठीक है, आखिर एनर्जी यदि हम जानेंगे इतनी क्वांटिटी में, अमाउंट में प्रोवाइड कर रहा है, तभी तो हम कह पा रहे हैं कि फैट्स सबसे ज़्यादा कैलोरीजेनिक न्यूट्रिएंट्स है। तो डैट इज़ 1 ग्राम ऑफ फैट इक्विवेलेंट टू 9.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी है, ये हमें देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में जो कि 4.3 के आसपास था। अगला जो इसका प्रॉपर्टी है डैट इज़ इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मतलब फैट का यदि सबसे छोटी इकाई जो होती है वो फैटी एसिड कहलाता है। फैटी एसिड कहलाता है। ठीक है, अनदर प्रॉपर्टी इसका ये है फैट का कि फैट हमारे बॉडी को यदि मोस्ट कैलोरीजेनिक भले फैट है, ठीक है, वैसा इसलिए है, इसका भी कारण हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो प्रतिशत के हिसाब से हमने बात करा था पिछले क्लास में कि कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 70%। यदि वो 70% करता है तो जाहिर सी बात है बाकी तो उससे कम ही होंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम कैलोरी के टर्म में बात कर रहे हैं, तो अभी ये फैट के पास जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैट जो क्या करता है, एनर्जी को कंजर्व भी करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। कार्बोहाइड्रेट जो हमें क्या करता है, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी वो उसका जो भी 70% का जो एनर्जी है वो तुरंत, मतलब वो कुछ समय में, कुछ घंटों में वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फैट जो होता है ये हमारे बॉडी में ही स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, फैट्स के रूप में, जिसको जो हमारा जो स्किन में वो डेवलप होता है। ठीक है, या फिर फास्टिंग के दौरान भी हमें से फैट से ही हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जो पहले के स्टोर्ड एनर्जी से, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट काम नहीं करता है। तो दैट्स वाई ये एक आपको ट्रिविया है जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, लगभग ये 20 to 30% हमें एनर्जी देती है हमारी बॉडी को। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा था लगभग 70%। ठीक है, अब इसके डाइजेशन की हम लोग बात करें, यदि फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, तो इसका जो डाइजेशन जो होता है दैट अकर्स इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में इसका डाइजेशन होता है। और छोटी आंत में भी देखा जाए तो बाइल जूस हो गया या फिर लिपेज नामक जो एंजाइम्स हो गया, ये मतलब पार्टिकुलर चीज़ें हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करने में सहायता करती हैं। ठीक है, वन इज़ बाइल जूस, अनदर वन इज लिपेज एंजाइम। ये तो हमारा हो गया फैट के बारे में। ठीक है, फैट के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ये जो फैटी एसिड है या जो फैट होते हैं, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, फैट का एक अलग प्रकार होता है, मतलब फैट को जैसे कार्बोहाइड्रेट को हमने देखा था कि हमें मोनोसैकेराइड, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड में बंटवारा किया था। ठीक उसी प्रकार से फैट को हम लोग बांटते हैं सैचुरेटेड फैट्स में और अनसैचुरेटेड फैट्स में। टाइप्स ऑफ फैट्स। फैट्स के टाइप की हम लोग यदि बात करते हैं तो इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग है हमारा सैचुरेटेड फैट, एंड अनदर वन इज अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, और इनका आधार होता है कि हम इन्हें किस चीज़ों से प्राप्त कर रहे हैं, उस आधार पर हम लोग
फैट्स का बंटवारा करते हैं। ठीक है, जैसे सैचुरेटेड फैट्स की हम लोग बात करें, ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स, जैसे सैचुरेटेड फैट की बात करें तो ये जो फैट जो होता है ये एनिमल वेस्ट होता है, यानी ये जो फैट जो मिलता है, वसा जो हम प्राप्त करते हैं, वो हमें किसी न किसी माध्यम से जानवरों से, पशुओं से मिलता है। इसमें एक एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है, एक अपवाद याद में रखना है, डेट इज़ फिश, मछलियाँ। इनसे हमें सैचुरेटेड फैट्स नहीं मिलती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला। दूसरा, इसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम्स मौजूद रहते हैं, और यही कारण होता है कि इनका जो बॉन्ड होता है वो मजबूत होने के कारण इनको तोड़ना मुश्किल होता है हमारे शरीर के लिए, और दैट्स वाई इनका जो पाचन जो होता है, इनको पचाना या फिर इनको डाइजेस्ट करना हमारे बॉडी के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, डिफ़िकल्ट इन डाइजेशन, डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। और ऐसा क्यों होता है ये भी हमने आपको बता दिया। अनदर प्रॉपर्टी इसका हो गया, जैसे एनिमल फैट्स है तो इसका सोर्स क्या क्या हो जाएगा, इसका सोर्स आपका हो जाएगा, जैसे आपका मिल्क हो गया, घी हो गया, ठीक है, बटर हो गया, लाइक दैट। अनदर वन इज दैट इट इज, चूंकि अब ये डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है, तो देखिए हर एक चीज़ ना, आप यदि किसी चीज़ को समझ के आप पढ़ रहे हो तो आपको इसमें आप उसमें एक पॉइंट को समझ कर यदि आपने याद कर लिया है तो उसके सहारे आप उसको और भी पॉइंट उसमें जोड़ सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको इसमें बता दिया कि आप जैसे अलग अलग 3 पॉइंट यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। एक तो सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम्स का बना होता है, दूसरा ये पचाने में मुश्किल होता है, तीसरा ये बैड फॉर हेल्थ होता है, बैड फैट इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये तीनों आपस में लिंक है। कैसे लिंक है, चूँकि ये कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम जो कि सिंगल एटम है तो इसको तोड़ना मुश्किल होता है। अब जाहिर सी बात है तोड़ना मुश्किल है तो यानी इसको पचाना ही मुश्किल है, तो यहाँ से एक से आपका दूसरा पॉइंट बन गया। ठीक है, अब चूँकि डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है तो जाहिर सी बात है जो चीज़ हमारे बॉडी को पचाने में मुश्किल होगी वो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी के लिए तो अच्छी तो नहीं हो सकती। कॉमन सेंस आप डेवलप करके वो बोल सकते हैं, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड बैड फैट। तो 3 पॉइंट आपके यहाँ से निकल गए। इसका आपने सोर्स जान लिया, ये किन समय मिलता है ये हमने जान लिया। एक और प्रॉपर्टी इसका ये है कि दैट इज़ इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी ये आपके अमूमन ये रूम टेम्परेचर पे भी ये आपको सॉलिड स्टेट में ही मिलेगा। ठीक है, और रूम टेम्परेचर जनरली हम लोग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड को कंसीडर करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड फैट में जब देखा जाए तो ये हमें प्राप्त होता है प्लांट से, पौधों से, प्लांट बेस्ड होता है। अब इसके सोर्सेज की हम लोग बात करें तो जैसे वनस्पति घी हो गया, ठीक है, कि ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है, जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है। अब चूंकि हमने पढ़ा कि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन जब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर जब हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि 3 बॉन्ड तक बनाता है कार्बन, तो बाकी के जो 2 बॉन्ड है वो आपके इसमें शामिल हो जाएंगे और इनको तोड़ना आसान होता है, और दैट्स वाई इट इज़ ईजीली डाइजेस्टेबल, ईजी टू डाइजेस्ट। अब जाहिर सी बात है इसको भोजन हम आसानी से पचा पा रहे हैं, यानी इसका हम भरपूर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ गुड फैट। तो यहाँ से भी आपके डायरेक्ट सवाल बनते हैं कि विच ऑफ द फैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द गुड फैट, इसमें से किस फैट को बैड फैट बोलते हैं, लाइक दैट। ठीक है, दूसरा हमने पहले का पढ़ा कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये जनरली आपको लिक्विड स्टेट में ही मिलेगा रूम टेम्परेचर में, यानी ईजीली ये फ्रीज इसको आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक अनसैचुरेटेड फैट, दूसरा सैचुरेटेड फैट। एक और तीसरा फैट जो होता है, ठीक है, एक मिनट, अनसैचुरेटेड फैट को भी हम लोग 2 पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, ये भी 2 पार्ट्स में बढ़ जाते हैं।
पहला कहलाता है पूफा और दूसरा कहलाता है मुफा। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है यो देखिए। पूफा मीन्स पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सेकेंड वन इज मुफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, पूफा एंड मुफा। आपने कई बार जब आप कुछ खरीदते होंगे, ठीक है, फैट से रिलेटेड एक चीज़ जिसमें फैट्स रहते हैं, तो आप उसमें जल्दी ध्यान से देखिएगा उसके पीछे में इंग्रेडिएंट्स में, तो आपको पूफा या मुफा लिखा होता है। ठीक है, तो उसका मतलब ही यही होता है। अब पूफा के कुछ एग्जांपल्स हो गए, दैट इज़ आपका सोयाबीन ऑयल जो होता है, या फिर सनफ्लावर ऑयल जो होता है, सूरजमुखी का तेल, दैट आर कंसिडर्ड अंडर पूफा। अब मुफा की यदि हम लोग बात करें तो मुफा के अंदर आपका ऑलिव ऑयल आ जाएगा, जैतून का तेल या पीनट या बादाम का तेल, ठीक है, या फिर सीसम ऑयल जिसे हम लोग तिल का तेल भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। एक तीसरा फैट और होता है, दैट इज ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, अब इसके नाम में ही लगा हुआ है ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट। ये तीसरा फैट है, दैट इज ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट्स। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये भी बेसिकली आपके अनसैचुरेटेड फैट से ही डेवलप होते हैं। कैसे डेवलप होते हैं, जब अनसैचुरेटेड फैट का हाइड्रोजनेशन हो जाता है, ठीक है, तब जाके ये कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट में। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे वेजिटेबल ऑयल है, ये तो हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड फैट है, लेकिन जब इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोजनेशन जिसमें इसमें हम लोग हाइड्रोजन एटम्स इसमें जुड़ता है, ठीक है, निकल के प्रेजेंस में एट 150 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तब जाके घी बन जाता है, वेजिटेबल घी। ठीक है, और यही क्या होता है, ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट होता है, और डैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, ये हमारे हेल्थ के लिए मतलब सही नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो ए बैड फैट, और ये सैचुरेटेड फैट तो होता ही है, और ये एकमात्र जो होता है ये अच्छा फैट्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैट्स एंड इट्स टाइप्स। अब फैट्स का कुछ फंक्शंस होता है। ठीक है, फैट्स, अब हर एक न्यूट्रिएंट का एक अपना उसको डिपार्टमेंट दिया गया है कि भैया आप ये काम बॉडी में जाकर करोगे। तो इन द सेम वे फैट्स को भी कुछ जिम्मेदारियां मिलती हैं, फंक्शंस इसके हैं, या फिर इसका यूज आप बोल सकते हैं। ठीक है, पहला यूज जो इसका ये है कि ये हमारे बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेटर का काम करता है, यानी तापमान को नियंत्रण करने का काम करता है। और वो कैसे काम करता है, बाय अवॉइडिंग हीट लॉस। ये हमारे बॉडी का जो हीट लॉस होता है उससे हमें बचाता है, अवॉइडिंग हीट लॉस। ठीक है, आपने इसलिए अक्सर सुना होगा कि जो मोटे लोग होते हैं या फिर जिनके शरीर में थोड़ी चर्बी ज़्यादा होती है, तो उनसे सुना होगा कि उन्हें ठंड कम लगती है। वनस्पति जो पतले दुबले लोग होते हैं या फिर जिनमें फैट्स की कमी होती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जो फैट्स जो होता है ये हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू के रूप में स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके सवाल बनते हैं, फैट्स बोलिए या फिर फैटी एसिड बोलिए। फैटी एसिड बोलने का मतलब यही हो गया कि उसका स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, फैट्स जो हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड होता है वो एडिपोज टिश्यू के रूप में स्टोर्ड होता है। सपोज ये हमारा पेट है, ठीक है, ये हमारा पेट है और ये ऊपर का स्किन है, यहाँ पे हमारा एडिपोज टिश्यू डेवलप हो जाता है। मान लीजिए बॉडी अंदर में हीट में है, अब जिसमें ये वाला पार्ट डेवलप नहीं है, जाहिर सी बात है वहाँ पे हीट आसानी से हमारी स्किन के थ्रू रिलीज कर जाएगा। लेकिन जिसमें ये पार्ट डेवलप है, इसमें मान लीजिए एडिपोज टिश्यू नहीं है, तो इसमें तो हीट आराम से हमारे स्किन में पहुँच जाएगा, उसको रिलीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसको
यहाँ पे भी रिलीज होगा, लेकिन उसका जो रेट जो होगा काफ़ी कम रहेगा, काफ़ी अंतर रहेगा। दैट्स वाई ये हमारी बॉडी के हीट तापमान को भी मतलब रेगुलेट करने में सहायता करता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेम्परेचर रेगुलेटर। अनदर इसका प्रॉपर्टी ये है, यदि फैट हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सर्टेन अमाउंट तक तो ठीक है, लेकिन यदि वो एक्सेस हो जाता है तो उसको जो स्टोर करने का काम करता है, कौन करता है? वो लीवर करता है, ठीक है, उसको लीवर स्टोर करता है। तो ये हमारे फैट्स का कुछ बातें हो गई। एक और चीज़ इसमें याद रखिएगा, HDL एंड LDL। HDL एंड LDL ये क्या होते हैं? HDL और LDL। HDL बोले तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, and LDL stands for low density lipoprotein। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ये एक प्रकार के क्या हैं? कोलेस्ट्रॉल हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो कि हमें मतलब जनरली प्लांट बेस्ड से मिलते हैं, ठीक है, या फिर वनस्पति घी से मिलते हैं। LDL जो होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आपके डालडा में पाया जाता है, ठीक है, डालडा में पाया जाता है, या आपका वनस्पति घी में पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि कौन सा चीज़ हमारे शरीर के लिए बेहतर है। दैट इज HDL इज गुड फॉर हेल्थ एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, वाइल LDL इज बैड फॉर आवर हेल्थ और दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। अब जब आपके शरीर में ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट की अधिकता होती है, ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट क्या करता है हमारे बॉडी में? जाहिर सी बात है वो हमें बॉडी को लिए तो हार्मफुल है। तो आपको ये समझना होगा कि इसमें से वो किस कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा या किस कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा। तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी के लिए HDL नीडेड है, गुड है, तो इसको घटाने का काम करता है कौन? ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट। वाइल वो LDL को क्या करेगा? वो बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो हमारे बॉडी को मतलब हार्म करवाता है। और चूँकि कोलेस्ट्रॉल की बात हमने इसलिए करी क्योंकि हमारे बॉडी में जो फैट जो स्टोर्ड होता है, ठीक है, ब्लड में यदि जो फैट जो पाया जाता है दैट इज़ फाउंड एज ए फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यहाँ से भी आपका सवाल पाया जाता है कि फैट जो होता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब तो हो गया, ये तो हमारा इसका प्रॉपर्टी पढ़ लिया, इसका फंक्शंस पढ़ लिया। अब इसके कुछ खामियां के बारे जान लेते हैं कि आखिर इनसे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हमारी बॉडी को मतलब जूझनी पड़ती है। पहला है जैसे कि फैट्स की अधिकता यदि बॉडी में होती है तो हमारी बॉडी को ओबेसिटी यानी मोटापा से हमें जूझना पड़ता है। ये हार्ट डिजीज़ को भी बढ़ावा देती है। अब हार्ट डिजीज़ को कैसे बढ़ावा देती है कि यदि हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, जिससे हमारी जो रक्त धमनियाँ होती हैं, रक्त धमनियाँ जो होती हैं उनका जो प्रवाहन तंत्र होता है, उनका जो फ्लोइंग कैपेसिटी होता है वो प्रभावित हो जाता है, जिस कारण हमें हार्ट डिजीज़ भी होता है, ठीक है। और यही कारण है कि हमें ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें भी फैट का महत्वपूर्ण योगदान है। एंड अनदर डिजीज इज एथेरोस्क्लेरोसिस। ये बेसिकली क्या डिजीज़ है? इसमें क्या होता है कि हमारे वेसल्स में, ठीक है, हमारे वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल
डिपॉजिट हो जाता है कहाँ, हमारे वेसल्स में। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि वो वेसल्स में यदि कोलेस्ट्रॉल जमा होगा तो जाहिर सी बात है उसको जो ब्लड फ्लोइंग कैपेसिटी है हमारे वेसल्स की प्रभावित होगी, और जिससे हमारा बॉडी का जो मेल फंक्शनिंग उसमें आएगा। ठीक है, तो ये सर्टेन चीज़ें होंगी हम लोग के फैट्स के बारे में, और जो भी चीज़ें जहाँ से भी सवालें बनती हैं उस चीज़ को हमने यहाँ पर डिस्कस करा है। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा हमसे स्क्यूब दैट इज़ ग्लाइसरोल के बारे में भी हमसे कहीं कहीं पूछा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्लाइसरोल ग्लाइसरोल जो होता है इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया C3H8O3 होता है। ठीक है, दूसरा इसकी जब प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करें तो डैट इज़ कलरलेस होता है, ये ऑर्डरलेस भी होता है, ना ही होता है। ठीक है, सुगंध इसमें नहीं होता है, प्लस ये नॉन टॉक्सिक भी होता है, यानी इससे हमें किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल इससे ये बनता है कि ये बैकबोन ऑफ लिपिड्स है या फैट है। बैकबोन ऑफ लिपिड्स, ठीक है, ये यदि नहीं हो तो हमारा फैट बनेगा ही नहीं शरीर में। अब यदि इसके यूज की हम लोग बात करें, तो जैसे सोप बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, एज ए मॉइस्चराइज़र यानी स्किन को यदि लोशन प्रोवाइड करना है या नमी प्रोवाइड करना है तो एज ए ह्यूमेक्टेंट इसका प्रोवाइड होता है। ठीक है, इसके अलावा इचिंग रिमूव में इसका हेल्प होता है। एंड अनदर वन, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग TNT, ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन, जो कि एक तरह का एक्सप्लोसिव एजेंट होता है। एक्सप्लोसिव में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये क्या है? एक्सप्लोसिव। तो ये तो हमारा हो गया फैट्स के बारे में। अब हम लोग मूव करते हैं, और एक टर्म यहाँ पे यूज हमने करा था, दैट इज़ लिपोप्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन क्या है? लिपोप्रोटीन बोले तो जब फैट और प्रोटीन कंबाइन होते हैं तब लिपोप्रोटीन बनता है। नाउ वी विल मूव टू अनदर न्यूट्रिएंट दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। Just a second. प्रोटीन के बारे कुछ बेसिक तथ्य हमें जान लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका डिस्कवरी किसने किया था। पहला इसकी खोज करने वाले थे जे ब्रेजिलस, और इसको डिस्क्राइब करने वाले थे, मतलब इसकी व्याख्या की थी, इसके बारे में बताया था क्या कि प्रोटीन क्या है क्या नहीं है पहली दफ़ा, तो डैट इज़ G.J. मोल्डर। सन 1835 में, क्योंकि अक्सर आजकल SSC डेट भी मतलब ईयर भी पूछता है। ठीक है, अब जैसे प्रोटीन जो होता है ये किन किन कंपाउंड्स का मिलकर बना होता है। कंपाउंड्स की यदि हम लोग बात करें तो ये CHON का बना होता है, यानी इसमें 4 कंपाउंड होते हैं। जैसे पिछले में हमने पढ़ा है CO और H, ठीक उसी प्रकार इसमें 4 कंपाउंड होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब प्रोटीन बेसिकली है क्या? ठीक है, प्रोटीन बेसिकली है क्या? प्रोटीन बेसिकली क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब ये अपने आप में जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब जटिल इसे क्यों कहते हैं भैया?
ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो प्रोटीन जो बना होता है, एक यूनिट जो उसका बनता है वो 20 अमीनो एसिड्स के समायोजन से या योग से बनता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि कितने अमीनो एसिड्स मिलकर एक यूनिट ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। एक यूनिट ऑफ प्रोटीन बनाते हैं तो डैट इज इक्वल टू 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रोटीन का डिफिनेशन। अब प्रोटीन जो होता है, चूँकि अमीनो एसिड्स का मिलकर बना होता है, तो ये अलग अलग लेवल पर जब होकर गुजरता है तब अल्टीमेटली हमारे बॉडी में प्रोटीन का डेवलपमेंट होता है। जैसे फर्स्ट कोई भी अमीनो एसिड है, जैसे कोई भी अमीनो एसिड है, कोई भी अमीनो एसिड है हमारे बॉडी में, तो अमीनो एसिड से वो पहले बनता है पेप्टोन। ठीक है, अब पेप्टोन के बाद वो कन्वर्ट होता है पेप्टाइड में, और देन अल्टीमेटली वो हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोटीन जो होता है ये क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है। और यदि इसके नेचर की बात करें, जो ये जो हमारा जो प्रोटीन जो है, इसके हम लोग नेचर की बात करें तो डैट इज़ इम्फोट्रिक होता है। जैसे फैट्स के बारे में हमने पढ़ा कि वो अम्लीय होता है, डैट इज एसिडिक होता है। यदि इसके नेचर की हम लोग बात करें तो ये एम्फोट्रिक होता है। एम्फोट्रिक का बोले तो ये कभी कभी एसिडिक की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। और एनर्जी की बात करें तो ये हमारे बॉडी को लगभग 50% एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और इसके स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें हम लोग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अमीनो एसिड्स। इस डायग्राम से आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा कि अमीनो एसिड ही इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे फैट्स का फैटी एसिड होता था। ठीक है, और 1 मोल ऑफ प्रोटीन की यदि बात करें, 1 मोल ऑफ प्रोटीन, 1 मोल ऑफ प्रोटीन में 50 अमीनो एसिड शामिल होते हैं। ठीक है, अब यदि प्रोटीन में भी यदि हमने पढ़ा, जैसे इसमें 4 कंपाउंड्स आपके होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब इसमें भी जो सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है आपके प्रोटीन बनाने में, डैट इज दिस नाइट्रोजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इन प्रोटीन मेकिंग। ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्रोटीन के बारे में कुछ इसका बेसिक प्रॉपर्टी। इसके अलावा यदि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन की बात करें तो ये हमें लगभग 4.5 से या 5.5 किलो कैलोरी के आसपास ये हमें एनर्जी देता है। ठीक है, एनर्जी की हम लोग बात करते हैं तो 1 ग्राम जो प्रोटीन जो होता है लगभग 4.5 टू 5.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमें देता है। हालांकि अभी भी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा हमें कौन देता है, डैट इज़ फैट्स। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी की बात करें प्रतिशत के वाइज से, तब हमें कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। क्यों देता है वो भी हमने आपको क्लियर कर दिया था। अब यदि यहाँ पर एक और इसका सोर्सेस की हम बात करें, ये जो प्रोटीन जो होता है इसका सोर्स क्या क्या होता है, तो इसका जो सोर्स हमें देखने को मिलता है सोयाबीन में देखने को मिलता है, पल्सेस में देखने को मिलता है, पनीर जैसे आइटम में देखने को मिलता है, फिश में देखने को मिलता है, ग्राउंडनट में देखने को मिलता है, मूंगफली जिसे हम लोग बोलते हैं,
अब इसमें भी जो सबसे ज़्यादा जो हमको प्रोटीन जो मिलता है वो किस में मिलता है, मैक्सिमम सोयाबीन में मिलता है। यदि वेजिटेबल वेज सोर्स की बात करें, नॉन वेज के बारे में, यदि वेजिटेबल सोर्सेज की बात करें तो उसमें जो सर्वाधिक जो प्रोटीन देने वाला जो फूड है दैट इज़ सोयाबीन, वेजिटेबल्स। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी में एक और होता है दैट इज़ कोलाजन। कोलाजन का आपने नाम काफ़ी सुना होगा, खासकर स्किन रिलेटेड जब भी बात होती है, कोलाजन। कोलाजन क्या करता है, ये हमारे स्किन यानी त्वचा प्लस बॉडी जॉइंट्स के लिए काफ़ी मतलब मददगार होता है। ठीक है, हालांकि इसको स्किन का प्रोटीन भी कहा जाता है। और हमारे बॉडी में यदि सबसे ज़्यादा कोई प्रोटीन पाया जाता है तो डैट इज़ कोलाजन ही पाया जाता है। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी। एक और इससे जो फैक्ट है जो एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है डैट इज़ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर और प्रोटीन का डिस्कवरी किसने किया था, और कोलाजन डिस्कवर्ड बाय G.N. रामचंद्रन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये इंडियन ऑरिजिन से थे, G.N. रामचंद्रन। तो अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में टोटल देखा जाए तो 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, यानी 20 अमीनो एसिड्स की हमें आवश्यकता होती है, 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स की। अब इसमें भी जो एक अमीनो एसिड है दैट इज कॉल्ड एज ए एसेंशियल अमीनो एसिड एंड अनदर वन इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो 8 होती है और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की जो संख्या होती है 12 होती है। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इसका जो बॉडी जो होता है इसको सिंथेसाइज नहीं करता है, इसको बॉडी नहीं बनाता है। लेकिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और ये नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। कुछ इसके एग्जांपल देख लीजिए एसेंशियल के, जैसे ल्यूकीन होता है, लाइजीन होता है। ये जो अमीनो एसिड हैं ये कोलाजन बनाने में सहायता करते हैं, ल्यूकीन एंड लाइजीन। अनदर जैसे इधर देख लीजिए ग्लूटामिक एसिड होता है। अब इसके कुछ फंक्शंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोटीन को सर्वप्रथम इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी बनाया जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक, यानी ये हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सहायता करता है। दूसरा, ये हमारी बॉडी को फास्टिंग के दौरान एनर्जी भी प्रोवाइड करवाता है, प्लस एनर्जी ड्यूरिंग फास्ट। इसके अलावा
हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन होते हैं या फिर एंजाइम होते हैं या एंटीबॉडीज़ का जो फॉर्मेशन करने में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हार्मोन, एंजाइम एंड एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में, क्योंकि हर एक न्यूट्रिएंट्स का एक अपना अपना प्रकार होता है। तो उसी श्रेणी में यदि हम लोग बात करें प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन के 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसका जो पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रोटीन। सिंपल, अनदर वन इज कॉन्जुगेटेड एंड लास्ट वन इज डिराइव्ड प्रोटीन। एक होता है सिंपल, सेकेंड वन इज कॉन्जुगेटेड एंड थर्ड वन इज डिराइव्ड। सिंपल प्रोटीन क्या होता है? सिंपल प्रोटीन होता है सिंपल, यानी सिंपल ये एक ही टाइप ऑफ प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, मेड ऑफ ओनली वन प्रोटीन। या फिर एक ही अमीनो एसिड्स का बना होता है। इसका एग्जांपल्स में जैसे मान लीजिए आप एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होता है ये 2 प्रोटीन्स का मिलकर बना होता है। ठीक है, मेड ऑफ 2 प्रोटीन। इसके एग्जांपल में हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। हालांकि एग्जांपल तो ऐसा नहीं पूछता है, बस इतना आप जान लीजिए कितने टाइप होते हैं और उसका बेसिक परिभाषा है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये ड्राइव फ्रॉम द पार्शियल डाइजेशन, मतलब किसी नेचुरल प्रोटीन के उसके पार्शियल डाइजेशन से ये बनता है। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया? एग्जांपल में हो जाएगा पेप्टोन या पेप्टाइड। अब जितने भी प्रोटीन होते हैं इसमें जो फर्स्ट क्लास जो प्रोटीन कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एनिमल प्रोटीन। प्रोटीन कहा जाता है एनिमल प्रोटीन को। ऐसा क्यों? क्योंकि एनिमल प्रोटीन में जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी 8 अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इट कंटेन्स ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जिनकी की संख्या 8 में होती है। ठीक है, और ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसका भी ध्यान में रखना है। एक एडल्ट को यानी एक नॉर्मल इंसान को पर डे 0.8 ग्राम उसके पर केजी वेट के हिसाब से आवश्यकता होती है। 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन नीडेड डेली। ये तो हो गई कुछ बात। अब ये तो हमारा हो गया प्रोटीन के बारे में। अब यहाँ से एक और सवाल बनता है कि फलाने चीज़ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, या फलाना प्रोटीन पार्टिकुलर प्रोटीन हमारे किस चीज़ में पाया जाता है। अब चाहे बॉडी पार्ट हो सकता है या फिर कोई वो खाने का चीज़ हो सकता है। ठीक है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। अब जैसे कि केराटिन नामक प्रोटीन जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे बालों में पाया जाता है या फिर नाखूनों में पाया जाता है। ठीक है, बोन में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारे मसल्स यानी मांसपेशियों में मायोसिन या फिर एक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है।
इसके अलावा दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और इस कैसीन प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करने का काम करता है दैट इज रेनिन एंजाइम्स। ये सवाल पूछा जा चुका है इसलिए हमने इसको अलग से यहाँ पर नोटिफाई कर दिया। इसके अलावा एग में जो पाया जाता है दैट इज एल्बुमिन। ग्लोबुलिन ये पाया जाता है हेमोग्लोबिन में। इसके अलावा हमारे ब्रेन में पाया जाता है इंडोर्फिन। रेटिना में रोडोप्सिन। टोमेटो में ल्यूकोपिन। पल्स में एल्बुमिन या ग्लोबुलिन। तो ये कुछ बेसिक प्रोटीन है जो कि अलग अलग चीज़ों में पाई जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि प्रोटीन से रिलेटेड कौन कौन इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो एक डिजीज दैट इज मरास्मस। एक है मरास्मस एंड अनदर वन इज क्वाशियोरकर। दोनों में अंतर क्या होता है? मरास्मस जो डिजीज होता है ये बेसिकली आपके 1 साल से कम आयु के बच्चों में यानी आमतौर पर जो नवजात बच्चे होते हैं इनमें ही होता है। वहीं क्वाशियोरकर की बात करें तो ये बेसिकली आपके 1 से 5 साल तक के बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है। मरास्मस में क्या होता है कि इसमें एनर्जी नहीं होती है बॉडी में, लेकिन क्वाशियोरकर में बॉडी में एनर्जी होती है। सब मतलब सफिशिएंट, बहुत एनर्जी नहीं होती है बट ओके एनर्जी होती है, पर्याप्त। ठीक है, मरास्मस में क्या होता है कि आपका जो हैंड और लेग जो होता है, ठीक है, जैसे हाथ पैर जो हो गए वो स्लिम्ड हो जाते हैं, एकदम पतले दुबले हड्डी नुमा। क्वाशियोरकर में क्या होता है कि आपका बेली निकल जाता है, ठीक है, बेली कम्स आउट हो गए, जो भी डिजीज जो हमने बताया। इसके अलावा अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में किस प्रकार से होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इसके यदि हम लोग बात करें तो जो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन जो होता है वो इस तरीके से टूटता है। प्रोटीन जो होता है पहले वो पेप्टाइड में टूटता है, देन वो पेप्टोन में टूटता है, देन वो एमिनो एसिड में बनता है। यानी आपको वो क्रोनोलॉजी याद करना है कोई एक तरफ से, आप उसको उल्टा कर दीजिए तो आपको उसका दूसरा पर्पज़ मिल जाएगा। हमने इसको बताया था कि प्रोटीन हमारे बॉडी में कैसे बनता है, तो एमिनो एसिड्स से वो पेप्टोन बनाता है, पेप्टोन से पेप्टाइड एंड देन प्रोटीन। ठीक उसी प्रकार से अब यदि डाइजेशन में बात करें तो डाइजेशन में चीज़ें क्या होती है, टूटती हैं, तो ठीक उसका रिवर्स आप आ जाइएगा, ठीक है, प्रोटीन टू एमिनो एसिड्स में आ जाइएगा। अब यहाँ पर एक सवाल यहाँ से बनते हैं कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन तोड़ता है।
ठीक है। तो प्रोटीन को जो पेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है दैट इज रेनिन, को पेप्टोन में तोड़ने का काम करता है ट्राइप्सिन, और पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है इरिप्सिन। ठीक है। रेनिन जो होता है ये हमारे स्टोमक में पाया जाता है, रेनिन नामक जो एंजाइम होता है ये हमारे स्टोमक में पाया जाता है, जबकि ट्राइप्सिन जो होता है ये हमारे पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। और वाइल जो इरिप्सिन जो होता है ये हमारे जो आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि जो प्रोटीन जो होता है जनरली अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में ही जाकर उपजता है, डाइजेस्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इरिप्सिन नामक एंजाइम इसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है। और एक सवाल जो पूछे जाते हैं दैट इज कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन वेस्ट। कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, पहला तो ये फाइब्रस प्रोटीन होता है, एंड सेकेंड वन इज ग्लोबुलर प्रोटीन। और फाइब्रस प्रोटीन का काम क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन यानी किसी भी प्रकार के ढांचे के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। वहीं ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है। ठीक, किसी प्रकार की एंजाइम्स को या प्रोटीन को हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम। इसका एग्जांपल कौन कौन हो गया, जैसे केराटिन हो गया, इससे क्या बनता है, हमारे बाल बनते हैं। ठीक है। कोलाजिन से हमारा स्किन बनता है, इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अंदर रखते हैं। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन के अंदर। दूसरा हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसके अंदर आपका एंजाइम्स हो गए या फिर हार्मोन्स हो गए। या हार्मोन्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। या एंटीबॉडीज हो गया। तो ये हमारा हो गया पूरा प्रोटीन के बारे में। हमने इस क्लास में देखा एक तो पहले फैट्स को, एंड देन वी हैव लुक आल्सो द प्रोटीन। तो अब हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ताकि हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे जो बचा हुआ जो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स और मिनरल्स को देखेंगे। ठीक है। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज और सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।